Now, Bohr model of hydrogen atom was no doubt an improvement over Rutherford's atomic model, क्योंकि इसने हमको स्पेक्ट्रम की जस्टिफिकेशन दी है कि क्यों ऐसा आ रहा है, हर एक चीज़ का क्यों ऐसी वेलोसिटी आ रही है, क्यों ऐसा रेडियस आ रहा है। इसने हमको क्वांटम थ्योरी में एंट्री करा दी कि हर चीज़ क्वांटाइज्ड है, चाहे एनर्जी हो, चाहे रेडियस हो, चाहे वेलोसिटी हो, चाहे लैम्डा हो, everything is quantized. So it is an improvement over the previous models. Rutherford model के ऊपर improvement था, and it could account for the stability and line spectra of hydrogen atom या हाइड्रोजन लाइक एटम। हाइड्रोजन लाइक एटम कौन कौन से हैं? सो इसने एटॉमिक मॉडल पेश किया, जैसे हीलियम प्लस, ये कैसा है? क्या ये हाइड्रोजन लाइक एटम है? बोलो। सो it has given a counting of the hydrogen and hydrogen like atom, helium, lithium, beryllium and so on. However, Bohr's model is too simple to account of the following points. लेकिन इसमें कुछ कमियां थी। क्या क्या कमियां थी जिसकी वजह से ये भी फेल हो गया और हमें और मॉडल की ओर जाना पड़ा? It failed to account for the finer details. It failed to account for finer details, that is of hydrogen atom। डबलेट पाए गए, डबलेट ऑफ हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम में। observed by using sophisticated spectroscopic technique। so इसमें डबलेट पाए गए, तो ये नहीं बता पाया डबलेट क्या हुआ। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये लाइन स्पेक्ट्रा है, हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रा, इसमें हमें फाइनल लाइंस मिल गई, ये एमिशन स्पेक्ट्रा है, तो ये फाइनल लाइंस हैं ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रा। लेकिन इसी सिंबल में ये जो हमारा H एटम है, अगर इसी में ऊपर और नीचे फील्ड लगा दी जाए, ऐसे फील्ड लगा दी जाए, तो फील्ड लगाने के बाद इसमें अब दो, एक की जगह दो लाइनें मिलती हैं, डबलेट। इसको स्टार्क इफेक्ट कहते हैं कि इफ फील्ड इज अप्लाइड देन इट इज़ लाइक दिस। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम आगे चल के देखेंगे इलेक्ट्रॉन हमेशा पेयर में रहेंगे, उनको ऑर्बिटल कहेंगे, और एक इलेक्ट्रॉन अगर उसमें क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन कैसा घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज, और दोनों का बिहेवियर बदल जाएगा। तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन हैं वो पेयर वाइज रहते हैं। हाँ, वो बात सही है कि 2, 8, 18 और 32 की गिनती होती है, लेकिन उसके अंदर भी जो ऑर्बिट है उसके अंदर शेल है, जो उसके अंदर सबशेल्स हैं, वहाँ चीज़ें जोड़े में रहती हैं। वो चीज़ तो बोर ने बताई नहीं कि 18 के आगे 9 जोड़े हैं, 9 होटल के कमरे हैं जिसमें हर एक में 2-2 बेड पड़े हैं और एक इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहा है, एक उधर। तो अगर हमने इस तरीके से देखा, इस चीज़ को कहते हैं स्टार्क इफेक्ट। तो स्टार्क में ये बात देखी, लेकिन ये जो इफेक्ट है ये बोर बता नहीं पाए कि क्यों ये डबलेट आता है अगर फील्ड लगा दी जाए। इसी तरीके से कि अगर मैं इसी एच एटम में ऊपर नॉर्थ लगा दूं और नीचे साउथ लगा दूं, तो भी ये बात देखने में आती है कि जो इसके एमिशन स्पेक्ट्रा हैं वहाँ लाइन का डबलेट पाया जाता है। क्योंकि क्या आपको ये बात मालूम है कि चार्ज के रोटेट करने से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है? बोलो। चार्ज चल जाए या कुछ हो जाए, चार्ज के एक्सीलरेशन से ही फील्ड पैदा होती है। और अगर आप उसमें, और एक इलेक्ट्रॉन भी खुद में भी एक पोल है, यानी जैसे ये मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल है, अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है तो चूंकि ये निगेटिव है तो इसमें ऊपर नॉर्थ नहीं होगा, ऊपर साउथ होगा। अगर ये पॉजिटिव होता तो जिधर घूमता थंब उसके लिए नॉर्थ होता, लेकिन चूंकि ये निगेटिव चार्ज, हमने देखा कि नहीं ऐसे रोटेट करते हैं,
अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथवे में रोटेट करें तो नॉर्थ साउथ होता है कि नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में देखा है थंब रूल के हिसाब से। चार्ज अगर ऐसे चले तो नॉर्थ इधर है, बोलो बताया है कि नहीं। लेकिन वो तो पॉजिटिव चार्ज के चलने की दिशा है, और ये कैसा चार्ज है बताओ, निगेटिव, तो इसलिए ऊपर साउथ होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन में खुद में पोलरिटी होती है, तो साउथ और नॉर्थ। तो अब इसमें ये नॉर्थ एंड साउथ है। अब मान लीजिए आपने अलग से बाहर से फील्ड लगा दी तो फिर से डबलेट बन जाएंगे, क्योंकि इनका बिहेवियर, ये खुद एक मैग्नेट है तो इसकी फील्ड क्या बाहर की फील्ड से इंटरेक्ट नहीं करेगी। और इस चीज़ को सबसे पहले किसने देखा, जी मैन ने। तो इस इफेक्ट को क्या कहा गया, जी मैन इफेक्ट। बट इसका भी ये नहीं दे पाए। फॉर द फाइनर डिटेल्स ऑफ एटम स्पेक्ट्रा व्हेन, ठीक है, एक्साइटेड एटम इज केप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। व्हेन एक्साइटेड atom is kept in electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड को कहेंगे स्टार्क इफेक्ट, एंड मैग्नेटिक फील्ड तो उसको कहेंगे जी मैन इफेक्ट। इतनी बात है, इसको ये नहीं बता पाए। आज शाम को आपकी कॉपियाँ चेक होके मिल जाएंगी। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल हीलियम एटम विच possess ओनली 2 इलेक्ट्रॉन, तो उस केस में भी इट इज़ ऑल्सो अनेबल टू एक्सप्लेन द एटॉमिक मॉडल अदर देन हाइड्रोजन। ये हीलियम जैसे सिंपल एटम के लिए ही मॉडल नहीं दे पाए। ही वॉज नॉट एबल टू गिव एटॉमिक मॉडल for other than hydrogen atom, H atom किसी के लिए दे ही नहीं पाए, हीलियम तक के लिए नहीं दे पाए। तो इट कुड नॉट एक्सप्लेन द, ये भी उन्होंने नहीं बताया कि डिफरेंट एटम्स मिल के क्यों मॉलिक्यूल बनाते हैं, H2 क्यों बनता है, H3 क्यों नहीं बनता। सो इट कुड नॉट, हमने जिस पर्पस के लिए एटॉमिक मॉडल की खोज की थी कि मॉलिक्यूल क्यों बनते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनते हैं, हमें पता चले H2O क्यों बनता है, H3O क्यों नहीं बनता, ये सब कुछ बता ही नहीं पाए। सो इट कुड नॉट एक्सप्लेन वाई एंड हाउ एटम कंबाइंड टू फॉर्म मॉलिक्यूल। जब सब सिर्फ एच ही एटम के बारे में बताएंगे तो ये क्या बता पाएंगे, मॉलिक्यूल। एंड इट वाज अ पैच वर्क्स ऑफ मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। सिर्फ इन्होंने ये पॉस्टुलेट है, प्रूफ तो कुछ किया नहीं है। इट इज़ मैरिली, मैरिली का मतलब सिर्फ, ठीक है, सो मियरली ए पैच वर्क, पैबंद है, बस टुकड़ा लगा दिया कि हमारा वाला तो नहीं रेडिएट करेगा, रदरफोर्ड का करे तो करे, ऑफ मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। अब देखो, in other words, taking into account the point mentioned above, one need a better theory. So when this model has so many loopholes, then better to switch over some better model and leave it here only. जब इसमें इतनी कमियां हैं तो क्यों ना इसे यहीं छोड़ दिया जाए और किसी अच्छे मॉडल की तलाश की जाए, है बात कि नहीं। So let us leave this model over here and go towards better quantum mechanical model। हम एक अच्छे मॉडल की तरफ चलते हैं जो क्वांटम थ्योरी में और आगे बढ़ने पर आएगा, towards quantum mechanical model of atom।
पहली बात हम लोगों ने देख ली थी कि डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर, ये तो देख लिया है। सो like electromagnetic waves, matter particles also have dual behavior. ये डी ब्रॉगली ने बताया। सो डी ब्रॉगली ने क्या बताया कि जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पार्टिकुलेट है वैसे मैटर भी डुअल बिहेवियर रखता है, कि लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक waves material particles also have dual behavior, यानी these are wave in addition to particle and their wavelength vary when their speed vary. अगर स्पीड और मास वेरी करेगा तो वेवलेंथ वेरी कर जाएगी। और इन्होंने बताया कि their wavelength can be measured, डी ब्रॉगली ने बताया कि it is h by p, it is inversely proportional to momentum, या it is h by mv। सो ये डी ब्रॉगलीज मैटर वेव इक्वेशन है, क्योंकि ये मैटर वेव है, मटेरियल के हिसाब से चलती है। सो ऐसा उन्होंने बता दिया। नाउ अच्छा, कुछ चीज़ें हम लोगों ने देख ली हैं, 2.12, 2.13 और 2.14 तो समझ ही लिया है। सवाल बोलो। तो अब हम चलते हैं, डी ब्रॉगली के बारे में हमने पर्याप्त देख लिया। इसी के सपोर्ट से हमने प्लांक्स क्वांटम, नील बोर्स क्वांटम थ्योरी या एटॉमिक मॉडल खड़ा किया था। तो सेकंड देख लो, हीजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हीजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। मान लीजिए आपने किसी पर, ये एक एटम है, एच एटम, और ये इलेक्ट्रॉन है, और मैं यहाँ से एक रेडियो वेव्स डाल रहा हूँ। क्या रेडियो वेव्स बहुत वीक होती हैं, उनमें पावर नहीं होती है, उनकी फ्रीक्वेंसी बड़ी कम होती है। अच्छा, तो क्या वो रेडियो वेव्स, उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, आप चाहे तो आप टेबल में देख लो तो आपको पता चल जाएगा कि इनकी कितनी कम फ्रीक्वेंसी है। सिर्फ फ्रीक्वेंसी के मामले में 10⁻0 है, तो ये फ्रीक्वेंसी तो बड़ी कम है। यहाँ तक कि हमारी जो विजिबल वेव्स हैं उन्हीं की 10⁻15 होती है कि नहीं, बोलो। अब तो और एनर्जी किसके इक्वल होती है, एच न्यू, और न्यू ही बहुत कम होगा, 10⁻0 है। देखा आपने पेज में, पेज 35 में, पेज 35 में देखो, तो इनकी फ्रीक्वेंसी बड़ी कम है। तो इनकी एनर्जी भी कम होगी, मिलियन बिलियन टाइम्स लेसर होगी। तो क्या ये एनर्जी इतनी सफिशिएंट होगी कि इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर दे? तो रेडियो वेव आर इनसफिशिएंट। तो अगर हम रेडियो वेव्स इस पर डालेंगे तो इस एनर्जी को ये डिस्कार्ड कर देगा इलेक्ट्रॉन, और जहाँ है वैसे ही वो आराम से घूमता रहेगा, कहेगा हम तुम्हारी एनर्जी नहीं लेते, हम तो घूमते रहेंगे। जैसे मान लो ये रेड वेव्स हैं, तो रेड वेव्स की वेवलेंथ क्या बहुत लंबी होती हैं? और उसी तरीके से अगर पर्पल की देखी जाए, तो पर्पल हो या ब्लू हो, तो उसकी वेवलेंथ कैसी होगी? तो आप बताइए, इमरजेंसी सिग्नल रेड क्यों बनाए जाते हैं, ब्लू क्यों नहीं बनाए जाते हैं?
क्योंकि जब ये मटेरियल पार्टिकल से इंटरेक्ट करती हैं तो इलेक्ट्रॉन इनकी एनर्जी लेना ही नहीं चाहता, कहता इतनी कम एनर्जी लेके क्या करेंगे, तुम निकल जाओ। जब कोई एक्सेप्ट करे तब तो इनमें डेटिन्यूएशन हो। डेटिन्यूएशन का मतलब क्या होता है, क्षय। डेटिन्यूएशन का मतलब लॉस ऑफ एनर्जी। तो इनमें बताओ लॉस ऑफ एनर्जी होगी कि नहीं, because it is insufficient to excite electron as it is insufficient। तो इस वजह से बहुत दूर से भी अगर रेड लाइट आएगी तो हमारी आंखों पे पड़ जाएगी, हम देख लेते हैं। क्यों देख लेते हैं, क्योंकि वो बिना डेटिन्यूएट हुए हमारी आंखों तक पहुंच जाएगी। इट इज इनसफिशियंट टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को एक्साइट नहीं कर पाती और इसलिए दूर दूर तक जा सकती। इसीलिए सारे डेंजर सिग्नल क्या हैं, रेड होते हैं कि नहीं। और जबकि ये पर्पल या वॉयलेट है, वो कैसा होगा, इट इज रेडली एब्जॉर्ब्ड बाई इलेक्ट्रॉन टू ट्रांजिट इट हायर स्टेट, है कि नहीं, रेडली एब्जॉर्ब्ड बाई इलेक्ट्रॉन टू जंप इन हायर स्टेट। इसी तरीके से जो रेडियो वेव्स हैं, रेडियो वेव्स आर नॉट एक्सेप्टेड बाय इलेक्ट्रॉन, रेडियो वेव्स को इलेक्ट्रॉन नहीं लेते। एंड जो वो घूम रहे हैं, दे कंटिन्यू टू रिवॉल्व इन देयर ऑर्बिट विदाउट चेंजिंग एनी मोमेंटम। उनका मोमेंटम भी चेंज नहीं होता, वो जैसे घूम रहे वैसे घूमते रहेंगे, क्योंकि उनकी तो और भी कम है। सिमिलरली रेडियो वेव्स आर नॉट accepted by electron due to their less energy and they continue to revolve in their orbit। अच्छा ये बताओ कि क्या किसी भी वेव में जो उसकी वेवलेंथ है वही उसका लीस्ट काउंट है, उससे आप किसी चीज़ को मेजर कर सकते हो। जैसे आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाते हो तो जानते हो ये एंगस्ट्रॉम है, इसका लीस्ट काउंट बहुत कम है। जबकि जो लाइट है, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में 10⁻⁻7 नैनोमीटर है, -7 मीटर। क्यों, क्योंकि वो तो जब हम 300 करते हैं तब -9 पड़ता है, वरना है तो -7 ही। और इलेक्ट्रॉन के केस में कितना है, -10 लैम्डा। तो ये इलेक्ट्रॉन का है, ये विजिबल रेस का है। तो जब इलेक्ट्रॉन का लैम्डा इतना कम है, लीस्ट काउंट कम है, तभी तो हम प्रिसीजन ज़्यादा पा पाते हैं। तभी तो कोई बहुत छोटी सी चीज़ को, बाल को भी कितना बड़ा देख लेते हैं, क्योंकि उसके पास लीस्ट काउंट कम है ना। तो प्रिसीजन ज़्यादा होगा कि नहीं, रिजोल्यूशन ज़्यादा होगा कि नहीं। अच्छा, तो यहाँ कई चीज़ें आ गई कि अगर आपको किसी भी चीज़ को देखना हो तो इफ़ यू वांट टू ट्रैक द पाथ, किसी भी चीज़ को, मान लो आप ये जानना चाहते हो कि इलेक्ट्रॉन का सर्कुलर मूव कर रहा है, तो अभी की पोजीशन देख लें और फिर अगली पोजीशन देख लें। दो चीज़ चाहिए, एक तो अभी किस वेलोसिटी से चल रहा है, उसकी पोजीशन पता चल जाए अभी की क्या है, और फिर उसकी वेलोसिटी पता चल जाए तो मैं अगली पोजीशन ना प्रिडिक्ट कर लूँ। मान लो एक ये, ठीक है, ये आदमी जा रहा है और ये अभी मैं इसकी एक फ़ोटो ले लूँ, तो अभी की पोजीशन पता चल जाए किस स्पीड से जा रहा है। तो अगर ये जा रहा है तो हम ये देख लें कि भाई इस स्पीड से जा रहा है, इसके पीछे घर बने हुए हैं, ये इस घर के सामने है। तो फिर जब जाएगा तो फिर आगे बढ़ेगा, तो फिर वेलोसिटी पता होगी, तो क्या मैं ये नहीं बता दूंगा कि 1 सेकंड बाद ये कहाँ होगा, बोलो। वेलोसिटी अगर आपको ये पता है कि ट्रेन जा रही है नॉर्थ में, और मैं पूछ लूँ आपसे
कि बताओ 10 मिनट बाद कहाँ है, तो क्या आप नहीं बता लोगे? और अभी की पोजीशन भी बता दो कि उसने पहलगांव स्टेशन को छोड़ा है, तो 10 मिनट बाद कहाँ होगी? नॉर्थ में गई, हमने बताया आपको, तो 10 मिनट बाद नहीं बता लोगे? तो इसलिए दो चीज़ें जाननी जरूरी हैं अगर किसी का, इफ़ यू वांट टू ट्रेजेक्ट्री और पाथ ऑफ दिस पर्सन की कैसे गया, सो इफ वी वांट टू फाइंड path of an electron, then its current position and velocity must be known. दोनों पता होनी चाहिए, दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। तो अगर मैं देखूं, ये एक हमारा एटम है, एटम का साइज क्या होता है? मीटर। इसका कितना साइज होगा न्यूक्लियस का? -15। क्या न्यूक्लियस से भी छोटा प्रोटॉन होता है? क्योंकि क्या प्रोटॉन से भी छोटा इलेक्ट्रॉन होता है? बोलो। तो इसका मतलब है ये तो और भी छोटा होगा, 10⁻⁻18, क्योंकि 2000 गुना छोटा है एक प्रोटॉन से। कितना है? 1836 टाइम्स छोटा है कि नहीं? तो इसलिए ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, इसके डायमेंशन देखोगे तो -18 मीटर हुए कि नहीं? अच्छा, किसी भी चीज़ को मैं कहूँ कि इस पेपर की थिकनेस पता करनी है, इस पेपर की थिकनेस, ये पेपर है, तो इस थिकनेस को पता करने के लिए क्या आप एक मीटर स्केल ले आओगी जो पूरा घिसा हुआ है, जिसमें कुछ ना लिखा हो, तो थिकनेस पता कर लोगी? नहीं ना। या आप इनसे भी नहीं पता कर पाओगी जो इस पे मिलीमीटर है, क्योंकि मिलीमीटर बहुत ज़्यादा है। क्या उस पेपर की थिकनेस पता कर लेगा? ये पेपर तो मोटा नहीं है, और एक ऐसा स्केल ले आओ जिसमें सिर्फ सेंटीमीटर बने हो, मिलीमीटर भी ना बने हो, तो भी क्या पता कर लोगे? नहीं कर सकते। तो हमें किसी चीज़ की पोजीशन चाहिए, तो हमें जो हमारा लीस्ट काउंट है इससे कम ही होना चाहिए ना, तभी आप पता कर सकते हो। जैसे आपको मिलीमीटर पता करना है, तो मिलीमीटर से जो भी कम हो वो लेके आओ, माइक्रोमीटर लेके आओ, तो अच्छा मिलीमीटर पता चले। तो इसकी पोजीशन पता करने के लिए हमने क्या किया, इसके ऊपर गामा रेज डाली। हमने कहा सबसे अच्छा है कि लीस्ट काउंट बढ़िया सा हो और हम पता कर लें ये। तो इसके ऊपर गामा रेज डाली, और गामा को जानती हो कैसा है लीस्ट काउंट? क्या बहुत कम है? बनते ही बिगड़ जाती, इतना पतला, देख लो कितना उसकी वेवलेंथ है, इतनी है, देखी कि नहीं? निकालो वो पेज तो पता चले। -18 है तो मतलब, एक मिनट जरा देख लें, 10⁻⁻16 है तो सही है। चलो इलेक्ट्रॉन का पता ही लगा लेगा, कुछ ना कुछ तो पता लगा ही लेगा, और उससे ज़्यादा तो आप कुछ कर नहीं सकते हो। -18 है, चलो -16 ही ले लो, कुछ तो पता लगा लेगा कि नहीं? लोकेलिटी ये तो पता लगा लेगा कि इस इतने बड़े में वो कहाँ है। -16 भी ठीक है, ये 10⁻−10 है, तो इस एरिया में कहाँ है, कहाँ है तो पता, बहुत छोटा होता है लेकिन पता तो लग जाएगा ना, एक रीजन तो पता चली जाएगा। बोलो, ठीक है कि नहीं? तो ये पता चल जाएगा। और ये कौन सा रेडिएशंस है? गामा रेडिएशन। तो अगर मैं इसको यहाँ पर डालूं और फिर इसी ये रिफ्लेक्ट होके आएगा, तो क्या मैं उसे मॉनिटर पे ले लूं तो मुझे सही पोजीशन पता चल जाएगी? बताओ। चल जाएगी, क्योंकि ये इसका लीस्ट काउंट कितना है, इसका लेमडा कितना है? 10⁻−16 मीटर। बोलो सही है? ठीक। अच्छा, तुम किसी पार्क में दौड़ रही हो और तुम्हारा कोई पोजीशन पता लगाने आए,
मान लो तुम्हारी पोजीशन पता लगाने एक हाथी आ गया, और जब तुम पार्क में दौड़ रही थी तो अब मुझे अगली पोजीशन चाहिए ना, तो उसने क्या किया, अपनी सूंड से उठा के तुमको फेंक दिया, तो क्या अब तुम अगली पोजीशन पे जा पाओगी? कि उसने तुम्हारा मोमेंटम ही बेकार कर दिया। क्या अगर ये गामा इस इलेक्ट्रॉन को हिट करेगा तो क्या ये इलेक्ट्रॉन यहां रह पाएगा कि फिर एक्साइट हो जाएगा, पता नहीं डिस्ट्रॉय ना कर दे? क्या वो अब अपनी नेचुरल ट्रेजेक्ट्री फॉलो कर पाएगा? अगर वो नेचुरल ट्रेजेक्ट्री फॉलो कर पाता तो मैं फिर से गामा डाल देता कि चलो ठीक है अब अगली पोजीशन देख लो। मैं 2 पोजीशन देख लेता, एक 7 बजे देख लेता, एक 7:01 पर, तभी तो मुझे वेलोसिटी पता चलती कि नहीं? बताओ कैसे पता चलती है कि मुझे तुम्हारी वेलोसिटी क्या है? मैं तुम्हारा एक 7 बजे का फोटो खींच लूँ और फिर 7:01 का फोटो खींच लूँ और फिर पीछे का मकान देखूँ, ये अभी अमानसी किस मकान के सामने दौड़ रही है, और फिर 7:01 में, तो फिर मुझे उन दोनों मकान के बीच की डिस्टेंस पता होगी, तो मैं पता लगा लूँगा कि 1 मिनट में इसकी कितनी वेलोसिटी है। चल सकती कि नहीं ऐसी बात? लेकिन अगर कोई भी चीज़ जो पता लगाने आई है वो धक्का ही दे दे, इसको इलेक्ट्रॉन को भगा दे, इलेक्ट्रॉन ही वहां मौजूद ना रहे, तो क्या वो अगली पोजीशन पे पहुंच पाएगा? अरे एक्सरे ही आयोनाइज करने के लिए काफ़ी हैं। एक्सरे तो छोड़ो, ये जो अल्ट्रा वायलेट है वही हाइड्रोजन को आयोनाइज कर देती, मालूम है कि नहीं? अब आप गामा लेके के उसके पाथ जानने निकले हो, तो कोई एक आदमी टहल रहा है, पहलवान आके उसको धक्का मार दे, तो क्या उसके पाथ को पता चला पाएगा? पोजीशन पता लगा लेगा, लेकिन वो अपनी नेचुरल पाथ से गिर जाएगा और फिर वो अपने नेचुरल पाथ पे चल पाएगा? बताओ। तो इस केस में अगर वो फिर से उस पर रे डालेगा तो वहाँ कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं रहेगा जिसकी की कंपैरिजन कर सके कि ये 7 बजे देखा और ये 7:01 पे, वहाँ है ही नहीं कोई जिसको कर सके, देख पाएगा? तो क्या कंपेयर करेगा कि क्या वेलोसिटी है? नहीं तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देता, वेलोसिटी आ जाती। बोलो। अच्छा, सो इफ गामा रेडिएशंस अगर मैं गामा रेडिएशंस डालूं, ठीक है, रेडिएशंस आर, उसी पे डाला जाए, सो dropped on electron, then we can get its precise location, we can get its precise location, but in this case electron will immediately get ionized, या वो उसमें कुछ भी हो जाए, टूट जाए, अपने क्वार्क्स में टूट जाए इमीडिएटली, हमें पता नहीं कि क्या होगा, गेट आयोनाइज्ड वो तुरंत ही आयोनाइज हो जाएगा, एंड विल नॉट बी एबल देयर सो दैट वी कैन गेट इट्स वेलोसिटी, अपने पाथ में चलने के लिए उपलब्ध नहीं होगा, एंड वी कैन नॉट डिटरमाइन इट्स वेलोसिटी एनी मोर। अब हमारे पास संभावना नहीं बची, जब वो है ही नहीं, तो किसी आदमी को कोई खड़ा है, एक बार हमने देख लिया तो क्या वेलोसिटी पता चल जाएगी? हम तुम्हारा एक फ़ोटो खींच लें तो क्या हमें वेलोसिटी पता चल जाएगी? 2 फोटो तो चाहिए ना, एक 7 बजे और एक 7:01 पे, 2 चाहिए तभी तो वेलोसिटी, एक से निकल जाएगी क्या वेलोसिटी? सो हाँ, सो ये आयोनाइज हो जाएगा, फिर क्या होगा? आयोनाइज, सो इट इज नॉट available in its orbit, hence its velocity, करेक्ट पोजीशन पता लगा ली है लेकिन वेलोसिटी नहीं पता लगा पा रहा है, इट्स करेक्ट पोजीशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड।
अच्छा, एक दूसरी चीज़ है कि मान लीजिए कि मैं ये न डालूं, ऐसी चीज़ डालूं जो उसको प्रभावित ना करे, जैसे हवा छू के निकल जाए, तो हवा से तो हमारी जो है जॉगिंग पर फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो अगर मैं रेडियो वेव्स डालूं तो क्या रेडियो वेव्स को लेगा? रेड कोई नहीं लेता तो रेडियो को क्या लेगा बोलो? नहीं लेगा ना। तो एक इलेक्ट्रॉन है और मैंने डाल दिया रेडियो वेव। जरा रेडियो वेव की वेवलेंथ देखो पीछे आके, क्या क्या है इसकी वेवलेंथ? तो 10 टू द पावर 8 है। तो मैंने इस पर कौन सी वेव डाली है? रेडियो वेव। इसकी वेवलेंथ क्या है? तो इतना ही ये प्रिसीजन देगी। जैसे मैं कहता हूं कि 10.1 सेंटीमीटर, तो 1 mm का प्रिसीजन रहता है, तो 0.1 mm सेंटीमीटर। क्योंकि अगर मीटर स्केल से नापोगे तो जितना उसका लीस्ट काउंट है, जो उसका सरेशन है, उतना ही तो प्रिसीजन देगी। कहेगा उसमें इतना ज़्यादा या इतना कम, बोलो। अच्छा, मैं इसकी पोजीशन इससे नापूंगा तो कहेगी कि इसकी पोजीशन है 10 टू द पावर -18 मीटर और प्लस माइनस 10 टू द पावर 8 मीटर। इतना चलेगा क्या? मतलब कह रही है कि ये जहाँ पे इलेक्ट्रॉन है वहाँ है, लेकिन यहाँ से चंद्रमा के बराबर उधर या चंद्रमा के बराबर इधर हो सकता है। ये मून की अर्थ से डिस्टेंस है। इतना चलेगा कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ है लेकिन इतना कम या ज़्यादा हो सकता है। किसी काम का है आपके? मैं कहूँ आपके पास 2 रुपया है लेकिन 2 रुपये से 20 करोड़ ज़्यादा या 20 करोड़ कम हो सकता है, चलेगा? इतनी छोटी सी क्वांटिटी में। पहली बात कि जो हमारा मेन ट्रू वैल्यू है इधर उससे कम होनी चाहिए। ये तो ट्रू वैल्यू से इधर कितनी ज़्यादा है जरा देखो तो। क्या ये 26 टाइम्स और ज़्यादा है? 26 जीरोस ज़्यादा है। ये तो लगभग वही बात हुई कि 1 मीटर हमने कहीं मेजरमेंट किया और किसी ने कह दिया कि 1 मिलियन ज़्यादा या कम। ये किसी अर्थ का है? ये तो उससे कहीं ज़्यादा है। तो बताओ ये पोजीशन पता लगा पाया क्या? -18 है, कहाँ पे इसकी इतनी प्रिसाइज पोजीशन है, और कह रहा कि उसमें वो इलेक्ट्रॉन अब तुम्हारा मून के बराबर इधर उधर हो सकता है। अब मून के बराबर घूमो फिरो ढूंढो इलेक्ट्रॉन। ये कोई प्रिसीजन हुआ? इससे अच्छा तो हम आंखों से देख के बता लेते हैं, बोलो। है बात कि नहीं? तो ये तो पोजीशन तो नहीं बता सकता है। सो इट्स लीस्ट काउंट इज सो लार्ज दैट इट कैन नॉट टेल द करेक्ट पोजीशन। सो इट्स लीस्ट काउंट, ये कौन सी वेव है बताइए? रेडियो वेव। एंड फार मोर देन द ट्रू वैल्यू वेव। तो एक घिसे हुए मीटर स्केल से क्या तुम पेपर की लेंथ नापोगे? इस पर पूरा घिस दो, पेपर की लेंथ ना पाओगी। सो इट्स लीस्ट काउंट is very large than the size of atom। size of atom ले लिया हमने, तो इलेक्ट्रॉन भी नहीं लिया। size of atom, so it cannot be used to determine, cannot be used to determine correct position ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनफैक्ट ये इलेक्ट्रॉन अब मजे मजे में घूमता रहेगा। जब इसने इसकी एनर्जी ली नहीं, बोला इतनी कम एनर्जी लेके क्या करेंगे, हम तो एक्साइट भी नहीं हो पाएंगे। तो ये जैसे घूम रहा था वैसे घूमता रहा, इतनी एनर्जी इसने नहीं ली। अगर यही वेव अब इस पर डाली जाए तो यहाँ से जो रिफ्लेक्ट हो पाथ और यहाँ से जो रिफ्लेक्ट हो, उन दोनों को रीड करो तो ये पाथ तो बताने में सक्षम है कि पहले डाला यहाँ फिर आगे डाला। So it can be used to tell the velocity। वेलोसिटी तो बता देगा कि कितनी वेलोसिटी, क्योंकि फिर एक बार डाला जाएगा, 2 बार डालेंगे कि नहीं। तो 7 बजे ये
और 7:01 में उन दोनों में क्या डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है वो तो बता लेगा. However, it can be used to determine velocity of electron. Can be used to determine velocity of electron. ये हो सकता है. So when we impart gamma radiation, it can tell the correct position. When we impart radio waves, it can tell its velocity. So हम एक ही कोई वेव डाल सकते हैं, दो तो नहीं डाल सकते. गामा डालेंगे हट जाएगा. तो इस तरीके से एक ही वेव डालनी पड़ेगी कंटिन्यूसली, किसी एक इलेक्ट्रॉन के बारे में जानना है. सो दोनों चीज़ें एक साथ नहीं निकाली जा सकती ना. When we impart gamma radiations, we can assess की स्पेलिंग यही होती क्या? क्या होती है? ACE. assess correct position of electron but not velocity. If we impart radio waves, we can find precise velocity, but not position. So इस तरीके से for any electron its correct position and path velocity both cannot be determined simultaneously. So for any electron its position and velocity both can not be determined simultaneously. जैसे हमारा एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन अगर इस तरीके से घूम रहा है और उसकी अपनी कुछ डायमेंशंस हैं, तो 10⁻⁻18 मीटर का. उसकी स्पीड कितनी थी हाइड्रोजन एटम के लिए? कितनी थी? और साइज भी लिख दिया. तो अब देखो इसमें कितने की एरर आप टॉलरेट कर पाओगे. वैसे 2 मिलियन है, ज़्यादा से ज़्यादा 100 प्लस माइनस, 200 प्लस माइनस, 1000 प्लस माइनस, 1 लाख प्लस माइनस, इतना चल जाएगा ना. उससे ज़्यादा तो नहीं चलेगा ना. 1 मिलियन में बिलियन तो नहीं चला पाओगी ना. एरर तो कमी होनी चाहिए कि नहीं. तो मान लो मैं 10⁴ लेता हूँ, चलो 100 गुना कम है, 100 पे 1 की एरर ले लो. ये वेलोसिटी में है v प्लस माइनस डेल्टा v, इतने मीटर पर सेकंड. और जो साइज है, साइज को x बोला जाता है. साइज इसका कितना लिया है? -18 है. उसमें भी 100 कम ले लो. सो प्लस माइनस कितना होना चाहिए मीटर? भाई कोई भी चीज़ है 100 कम ले लो. साइज 100 पे 1 ले लिया कि नहीं? 100 टाइम्स लेसर. तो अगर हमको अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी और अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन, इनका प्रोडक्ट 10⁴ इंटू 10⁻⁻20 हो तो चलेगा. प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी एंड अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी अगर -16 भी हो जाए तो हम कंप्रोमाइज करने को तैयार हैं. बात सही है कि नहीं? ठीक है. तो हीजनबर्ग ने कहा कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की जब पोजीशन और साथ में वेलोसिटी दोनों नहीं निकाली जा सकती है तो उसका पाथ निकलना इम्पॉसिबल है. तो कैसे प्लांक बता रहे हैं कि इट हैज़ ए डेफिनिट पाथ, जिसमें डिस्क्रीट पाथ है और जिसमें ये बिल्कुल चक्कर लगाता है गोल गोल.
हीजनबर्ग ने ये बात कही, जरा देखो, इट स्टेट्स, हीजनबर्ग ये जर्मन फिजिसिस्ट थे, सो जर्मन फिजिसिस्ट हीजनबर्ग क्या स्टेट करते हैं, स्टेट्स, इनका अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, अनिश्चितता का सिद्धांत, स्टेट्स दैट it is impossible to determine simultaneously the exact position and exact momentum, एक ही बात है, मोमेंटम में इलेक्ट्रॉन का तो हमें मालूम ही है, अगर मान लो मास से इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो एग्जैक्ट मोमेंटम आ जाएगा, तो दैट इज डेल्टा पी। डेल्टा पी क्या होता है, क्या एम डेल्टा वी होता है, बोलो, दोनों तरफ एम से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये एक ही चीज हुई कि नहीं, तो यहाँ पर भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या -16 में भी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर भी कर लिया इधर भी कर लिया, तो अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है वो भी लिख लो, 10 to the power -16, और क्या 9.1 इंटू 10 to the power -31 है, तो -16 और -31 कितना हो जाता है, 47 हो गया, इतना, तो यानी ये इनका अगर ईरर का प्रोडक्ट इतना है तो ठीक है, इससे ज़्यादा ईरर होगी तो हमें ठीक नहीं, ज़्यादा का मतलब 10 गुना ज़्यादा, 20 गुना, -40 -30, वो तो ज़्यादा होता जा रहा है ना, इतनी ही ईरर मुझे चाहिए बस, इससे कम हो तो बहुत अच्छा है, इससे ज़्यादा होगी तो हमारे बेकार है, क्योंकि हमने देख लिया हम कितना 100 गुना भी टॉलरेट कर रहे हैं कि नहीं, यानी जितनी स्पीड थी उसमें भी हमने कह दिया चलो 100 में एक ईरर चल जाएगी, जितना हमारा पोजीशन थी उसमें भी हमने कहा 100 में एक ईरर चल जाएगी, 100 से डिवाइड किया ना, बोलो, फिर इनका प्रोडक्ट किया, चलो अब हमने एम से मल्टीप्लाई कर दिया तो मोमेंटम में ईरर आ गई, बोलो, और एम से किया तो ये आ गया, तो इन्होंने कहा कि दोनों चीज़, इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम, मोमेंटम पता होगा तो उसकी अगली पोजीशन पता चल जाएगी, ये बात कही, और फिर देखो उसमें लिखते हैं बोल्ड लेटर्स में और वेलोसिटी, एक ही बात है, क्योंकि मोमेंटम में अल्टीमेटली अनसर्टेन क्या है बताओ, वेलोसिटी तो अनसर्टेन है, इस सेंटेंस को बोलो एक बार, it is impossible to determine simultaneously, simultaneously क्यों नहीं बोल रही हो, और exact position and exact momentum of an electron, फिर से बोलो, हाँ ये बात सही कही, अब जरा देखो, तो अब इन्होंने ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो इन्होंने बताया कि जो डेल्टा एक्स है, चाहे तुम गामा रे ले लो या कुछ भी ले लो, कुछ भी लेने पर ये जो इनकी ईरर का प्रोडक्ट है, वो इनकी ईरर का प्रोडक्ट ज़्यादा आएगा, कितना ज़्यादा आएगा, इनकी ईरर का प्रोडक्ट जो है h/4 से ज़्यादा ही आएगा, इन्होंने कहा इतनी ईरर तो आएगी आएगी, और ज़्यादा भी आ सकती है अगर आपके इंस्ट्रूमेंट घटिया हैं, ज़रा देखें ये होती कितनी वैल्यू है, तो ये वैल्यू कितनी है जरा देखें, तो दैट इज डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, ये किससे ग्रेटर है, क्या ये 6.626 इंटू 10 to the power -34 है, और अपॉन 4 पाई
अच्छा ये 6.626 अपॉन 12.56 है, ये तो लगभग हाफ हो गई, इससे हमें ज़्यादा मतलब नहीं, 10⁻⁻34। अच्छा हमें कितना चाहिए था प्रिसीजन? -46, बोलो। -47 चाहिए था। और देखो तो 10⁻13 और जोड़ दी इरर। इतनी अगर इरर है तो क्या ये हमारे किसी काम की है? ये किसी काम की नहीं है। जरा फिर से देखो, यानी इन्होंने कहा द प्रोडक्ट ऑफ इरर इन पोजीशन एंड इरर इन मोमेंटम इज ऑलवेज ग्रेटर देन द h/4π। किससे ज़्यादा होगी? बोल रहे हैं इससे कम इरर तो संभव ही नहीं है, चाहे आप कुछ भी निकालो, बीच की चलो आप ना गामा लो ना रेडियो लो, विजिबल ले लो, लेकिन कुछ भी करोगे इतनी तो इरर रहेगी। ठीक है। सो क्या इन्होंने बताया? द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन and uncertainty in momentum is greater than or equal to, चाहे आप कितना भी प्रिसीजन कर लो इससे कम नहीं पॉसिबल है, इक्वल टू h/4π। अब हमने ऊपर ये वैल्यू लिखी है डेल्टा एक्स, और ये लिख लिए, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π। जरा फिर से देखो, डेल्टा एक्स लिखो और यहाँ m लिखो और डेल्टा v लिखो, तो क्या आ जाएगा? 6.626 अपॉन 12.56 आ जाएगा, और इंटू 10⁻⁻34, और डेल्टा एक्स और डेल्टा वी लिख दो तो क्या आ जाएगा? m को उधर ले जाओ, इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31। ये उधर ले, m इधर ले गए कि नहीं? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलो। अच्छा इधर देखो, ये सारी वैल्यू है, इनको कैलकुलेट कर लो, और मैं इसको कर लेता हूँ। ये 10⁻³ आया, ये जरा हमें बताओ। सेवन हो गया। अगर मान लो कि इसे 5.7 कर लें तो ये कितना हो गया? 10⁻⁻5 हो गया। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में इसे 10 मान लें तो ये क्या हो जाएगा? 10 है, 5 से ज़्यादा है तो -4 हो गया। बोलो। अच्छा हम बड़े ज़्यादा सपने संजोए बैठे थे कि देखो अभी इलेक्ट्रॉन के अभी हम पाथ निकाल रहे हैं, और हमारा जो इलेक्ट्रॉन है अभी देखना इसकी पोजीशन में मैं इतना फाइनेस्ट निकाल लूँगा कि 10⁻⁻18 है, और 10⁻+ कितने का अंतर रहेगा? हम बिल्कुल एग्जैक्ट निकाल लेंगे, -20 का रहेगा। 100 में 1 का अंतर बोलो। और फिर इसकी वेलोसिटी कितनी थी? 2 × 10⁻6 थी, और देखना हम इसकी सही वेलोसिटी निकालेंगे तो 10⁴ का निकाल लेंगे, तो ±10⁴ निकाल लेंगे। तो इनका जो डेल्टा एक्स और डेल्टा वी था वो क्या आना चाहिए? इन प्रैक्टिकल कंडीशन डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी क्या आना चाहिए? 10⁴ × 10⁻⁻20 आना चाहिए, जो कि 10⁻16 है। वो कह रहा है नहीं नहीं इतना ही आएगा, अब इसी को आपस में बांट कर लो, बंदर बांट कर लो, 10⁻² इसे दे दो, या इसे कुछ दे दो, कुछ कर लो। जरा देखें ये अगर बंदर बांट होगा तो क्या होगा? ये होना ये चाहिए ना। और इन दोनों में देखो मैं ऐसा करता हूँ कि 2 × 10⁻6 है,
और प्लस माइनस मैं इसे 10 टू द पावर 10 कर देता हूँ। वैसे ये करना ठीक ही नहीं है, क्योंकि मिलियन में बिलियन का अंतर या ट्रिलियन का अंतर क्या ये जायज़ है? मिलियन बिलियन ट्रिलियन 12 का अंतर कर लो। 6 तो मिलियन होता है, बिलियन 9 होता है, चलो। और ये तो मैंने एक्स में किया। और अब जहाँ तक बात रही वेलोसिटी में, ये वेलोसिटी में किया। और जहाँ तक किसकी बात रही एक्स की, तो एक्स में अब क्या करें? एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। उसने कहा थोड़ा सा समझौता कर लो, ये -18 है और प्लस माइनस। तो उसने कहा कि -18 है -20 ना रखो। उसने कहा कि 10 टू द पावर -16 रख लो। एक में 100 का अंतर। समझ आई बात की नहीं? ये कितना टाइम ज़्यादा है? क्या 100 गुना ज़्यादा नहीं है? देख लो, यानी कह रहा 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर से 1 मीटर इधर या 1 मीटर उधर, 100 का अंतर तो यही होता है। और इसमें वेलोसिटी में कह रहा है या बिलियन का रखो। अब जरा इन दोनों का प्रोडक्ट तो करके देखो, क्या ये 10 टू द पावर -4 आ रहा है? ऐसा समझौता करा रहा है। बोलो ऐसा समझौता करने को तैयार हो? इतनी इरर डालने को तैयार हो? 6 में 12 का इरर डलवा रहा है। ना डालो इसमें। अगर इसमें 10 करोगी तो यहाँ फिर और फर्क पड़ेगा। 1 सेंटीमीटर पे 1000 का अंतर, तो वो भी डालने को नहीं तैयार है। यानी आपको कुछ एक्यूरेसी देना ही नहीं चाहता। समझ में आई बात की नहीं? तो इस तरीके से हम ये देख रहे हैं बिल्कुल भी संभव नहीं है कि किसी इलेक्ट्रॉन का, व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड इट्स पोजीशन एंड वेलोसिटी, then how can anybody talk about the trajectory or definite path of electron? And how Niels Bohr have talked about it? कैसे उन्होंने बात कर ली कि उनका डेफिनिट पाथ है? समझ में आई बात? when exact position and velocity of electron can not be determined precisely, जब वो दोनों निकाले ही नहीं जा सकते हैं, so path of electron can not be determined. Then how Niels Bohr, तो नील्स बोर ने कैसे क्लेम कर दिया? हैज क्लेम्ड अबाउट डेफिनिट सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे कोई पता कर सकता है जब उसके बारे में पता ही नहीं किया जा सकता है? तो नील्स बोर ने कैसे ये पता लगा लिया कि ये है? उनका ये क्लेम झूठा है। नाउ जस्ट वेट। Heisenberg and Schrodinger saying where is the top? तो अब ये जो हीजनबर्ग हैं, हीजनबर्ग और श्रोडिंगर, इनके आगे इन दोनों ने फिर नया मॉडल प्रस्तुत किया। तो हीजनबर्ग एंड श्रोडिंगर ने आपस में वहाँ मिले होंगे। श्रोडिंगर ने अगला मॉडल प्रस्तुत किया। तो ये लोग एक लट्टू घुमा रहे हैं टॉप, और यहाँ पर नाउ जस्ट वेट।
तो हीजनबर्ग को हम आपको दिखा देते हैं और श्रोडिंगर को। अभी हमारी बुक में बना, इसमें नहीं दिखाया गया है, लेकिन मैं दिखा देता हूँ, इन दोनों का फोटो दिखा देता हूँ। तो ये हीजनबर्ग एंड श्रोडिंगर। सो ये दिस इज अलग अलग देख लो, ये हैं, दिस इज श्रोडिंगर और श्रोडिंगर हैं, और इसी में यहाँ देखोगे तो ये हीजनबर्ग हैं। अच्छा, ये दोनों मिले थे ऑस्ट्रेलिया में, और ये दोनों लट्टू घुमा रहे थे बीच में टॉप को, और मजाक उड़ा रहे थे प्लैंक का, आपस में कहते हुए लट्टू कहाँ है, वेयर इज़ द टॉप। वो कहानी बहुत मजाकिया बनी कि किस तरीके से मैक्स प्लैंक का मजाक उड़ाया इन लोगों ने मिलके कि लट्टू सामने घूम रहा है, फिर भी ये पूछें लट्टू कहाँ है। और इस तरीके से जो प्लैंक्स, ये नील बोर की, मैक्स प्लैंक का नहीं, नील बोर का मजाक उड़ा रहे थे। तो फिर इस तरीके से नील बोर की थ्योरी तो फेल हो गई, क्योंकि नील बोर ने बताया कि उनका डेफिनिट पाथ है और उसमें वो घूमता है। तो बताओ फेल हुई कि नहीं। सो एज नील, ये जो बोर्स एटॉमिक थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द डी ब्रॉगलीज वेव नेचर, डुअल नेचर ऑफ, उसका भी वो एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकी। अगर तुम कहते हो सर्कुलर है, सर्कुलर है, तो हम तो कहते हैं वेव है, तो इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ऐसे घूम रहा है। बोलो, डी ब्रॉगली ने बोला हमारा इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ऐसे घूम रहा है, तुम कह रहे हो सर्कुलर घूम रहा है, प्लेनर घूम रहा है, ये कैसी बात कर रहे हो। तो डी ब्रॉगली को क्या वो सेटिस्फाई करती है? बताओ। क्योंकि वो तो कह रहे थे डेफिनिट सर्कुलर पाथ है, ये कहते हैं नहीं ये तो वेवी सर्कुलर पाथ है। बोलो सेटिस्फाई करती है डी ब्रॉगली को? So as Bohr's theory could is not compatible with, वो उस पर उसका सही उत्तर नहीं दे सकी। As Bohr's atomic theory is not in agreement with dual nature of matter, ठीक है, given by de Broglie and Heisenberg's uncertainty principle. So Heisenberg's uncertainty principle दोनों का ही जवाब नहीं दे पाई। As Bohr has stated that electron has definite path, पहली बात तो यही गलत कर दी कि डेफिनिट पाथ है, कैसे डेफिनिट हो गया, विच इज सर्कुलर प्लेनर। तो इसलिए सो बोर थ्योरी वाज रिजेक्टेड, और इस वजह से क्या हो गया। सो एक ये भी रीजन उसमें लिख लेना, एटॉमिक मॉडल was rejected. Moreover, it is mere a postulates and not based on actual calculation. Moreover, it is mere, ये सिर्फ एक assumption है, ठीक है, full of hypothesis. And not based on fact. So Bohr theory is rejected, इसलिए भी ये रिजेक्ट हो गई। इतनी बात समझ में आई? ठीक।
चलो इतनी बात तो हमने आपको बता दी कि ये सब कैसे होता है। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वी विल सी। अभी 12 बजे से हम फिर देखेंगे कि हीजनबर्ग की प्रिंसिपल का सिग्निफिकेंस यानी महत्व क्या है।